प्यारे बच्चों, तो आज हमने अपने दूसरे पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर किए। आज हम इसके व्याकरण पे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न है व्याकरण पे। व्याकरण पे हमने क्या पढ़ा? हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा। प्रत्यय क्या होता है? वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। तो हमने कौन कौन से किए थे ये देख लेते हैं। जिद जमा बड़ी ई, ये बनता है बच्चों जिद्दी। इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बड़ी ई है। दुकान जमा दार, दुकानदार। बच्चों इसमें प्रत्यय क्या है? दार है। तो उसी तरह हम आगे चलते हैं। संकोच धन ई, ये बच्चों बनाता है संकोची। हमने कल किया था इसको, एक बार दोहरा लेते हैं। संकोच धन ई संकोची, चौकी धनदार चौकीदार, अपराध धन ई अपराधी, हवल धनदार हवलदार, शरारत धन ई शरारती। उसके बाद हमने किया था शब्द परिवार के तीन तीन शब्द लिखने थे। मूल शब्द दिया हुआ है, जैसे डर का निडर, डरपोक डरावना। उसी तरह रूप का कुरूप, रूपवान रूपवती। प्रेम मूल शब्द है, इससे बनेगा प्रेमी, प्रेम पूर्वक प्रेमिका। उसी तरह धन से बनेगा धनी, धनाढ़ और धनवान। अब हम वचन बदलो। तो हम बच्चों देख रहे हैं कि इसमें हमारे पाठ के पीछे भी व्याकरण के बहुत से प्रश्न हैं। यह है वचन बदलो। हमने व्याकरण में भी किया था, व्याकरण में भी इसको हल किया था, लेकिन कुछ और सूची में शब्द जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक का व्याकरण है। तो यह भी हमें याद करना है और इसको हमको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है। तो हमारा पहला शब्द है बच्चों महिला। महिला का बहुवचन होता है। इसमें हमने आपको नियम बताया था कि अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द और जिसके अंत में आ की मात्रा आ रही है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगा के उसका बहुवचन रूप बना देते हैं। तो व्याकरण का नियम वही है। कुछ नए शब्द दिए हैं, हम उनको भी हल करते हैं। तो पहला है हमारा महिला। महिला का हो जाएगा महिलाएं। चारपाई, चारपाई का हो जाएगा चारपाइयाँ। तो और बच्चों नियम मैंने बताया था, जब कोई बड़ी ई यहाँ छोटी ई हो जाएगी। जैसे सुई, सुई में बड़ी ई है। जब हम बहुवचन बनाते हैं तो हम जानते हैं कि बड़ी की मात्रा छोटी ई में बदल जाती। तो ये नियम यहाँ पे भी लागू है। सुइयाँ, सुई का सुइयाँ, लड़ाई का लड़ाइयाँ। तो इनको लिखते हैं, लिख के देखते हैं। महिला, महिलाएं। महिलाएं। चारपाई, चारपाइयाँ। उसी तरह बच्चों अगला शब्द है सुई, सुइयाँ। तो इसमें बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई हो जाएगी। जिस तरह हमने चारपाई में भी देखा, बड़ी ई है, बहुवचन बनाते समय बड़ी ई की मात्रा छोटी हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? चारपाइयाँ, सुई, सुइयाँ।
एक और शब्द बच गया, लड़ाई। इसमें भी बड़ी ई है, ध्यान से देखिए, लड़ाई बड़ी ई है तो ये भी छोटी हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा, लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ। आगे चलते हैं बच्चों। कमीज़, कमीज़, कमीज़ें, कमीज़। तो इसमें देखना बच्चों, ज के नीचे बिंदु दिख रही है तो इसका उच्चारण क्या है, ज। इंग्लिश के जेड की तरह हम इसका उच्चारण करेंगे तो कमीज़, कमीज़। इसका बहुवचन कमीज़ें। धड़कन, धड़कनें। शरारत, शरारतें। आवाज़, आवाज़ें। तो इसको हम लिख के करेंगे। आपको भी इसको बुक में ही लिखना है, स्पेस दिया हुआ है, हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। कमीज़ें, कमीज़ें। उसी तरह धड़कन का धड़कनें। धड़कन, धड़कनें। शरारत, शरारतें। फिर से देखो बच्चों, कमीज़, कमीज़ें। धड़कन, धड़कनें। शरारत, शरारतें। आवाज़, आवाज़ें। आवाज़ें लिखते हैं। आवाज़, आवाज़ें। तो अपने वचन बदलों को हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। महिला, महिलाएं। चारपाई, चारपाइयाँ। सुई, सुइयाँ। लड़ाई, लड़ाइयाँ। कमीज़, कमीज़ें। धड़कन, धड़कनें। शरारत, शरारतें। आवाज़, आवाज़ें। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब हम अपने अगले शब्द पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के बच्चों क्या क्या नाम होते हैं, एक बार इसको बता दें। विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है। आम भाषा में हम कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द भी कहा जाता है और विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है। विपरीतार्थी मतलब विपरीत अर्थ देने वाले शब्द या विलोम शब्द। विलोम शब्द को आम भाषा में क्या बोलते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में अगर विपरीतार्थी शब्द भी आए या उल्टे अर्थ वाले शब्द भी आए या विलोम भी शब्द आए, सबका एक ही अर्थ है। तो हम विलोम शब्द करें। हमारा पहला है निडर। भयभीत का विलोम होता है निडर या निर्भय, दोनों ही सही है।
भयभीत के दोनों सही हैं, दो विलोम शब्द हैं। भयभीत का दो विलोम शब्द है, निडर और निर्भय। हम लिखते हैं इसका निडर। उधार का नकद, उधार का नकद। प्रेम का घृणा, प्रेम शब्द का विलोम शब्द है घृणा। उसी तरह उधेड़ना, उधेड़ना का अर्थ है बुनना। उधेड़ना का विलोम शब्द है बुनना। उसी तरह मीठी का खट्टी, मीठी का खट्टी, मीठी का खट्टी। नुकसान का फ़ायदा, नुकसान का फ़ायदा। तो हम अपने विलोम शब्द लिखते हैं बच्चों। आपको भी नोटबुक पे इसको लिखना है। अरे इसको आपको हमारे पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है, जगह बना हुआ है। तो हम करते हैं, भयभीत का निडर लिखते हैं। भयभीत का निडर, उधार का नकद, उधार का होता है बच्चों नकद। प्रेम का घृणा, प्रेम का घृणा। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, भयभीत, निडर, उधार, नकद, प्रेम, घृणा। आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, उधेड़ना, उधेड़ना का होता है बुनना। जैसे स्वेटर की बुनाई होती है, और कहते हैं स्वेटर का अगर एक धागा खींच लिया जाए तो निकलने लगता है, वही जो उसको उधेड़ना बोलते हैं, उधड़ जाता है। बुनना का विलोम होता है उधेड़ना, या उधेड़ना का विलोम होता है बनना। मीठी का खट्टी, नुकसान का फ़ायदा। तो लिखते हैं उधेड़ना का बुनना। उधेड़ना का बुनना, मीठी का खट्टी, ट में हल का निशान है, ट आधा हो गया। फिर बुनना, उधेड़ना का बुनना, मीठी का खट्टी। उधेड़ना का बुनना, मीठी का खट्टी, नुकसान का फ़ायदा। नुकसान का फ़ायदा। तो बच्चों एक बार विलोम शब्द फिर से हम दोहरा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। भयभीत का होता है निडर, उधार का नकद, प्रेम का घृणा, उधेड़ना बुनना, मीठी खट्टी, नुकसान फ़ायदा। हमारा अगला शब्द है रेखांकित। शब्दों के संज्ञा भेद लिखो। तो संज्ञा के भेद हमें पता है बच्चों। संज्ञा के तीन भेद कौन कौन से तीन भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या इमारत या नदी का नाम होता है, ठीक है, या स्थान का नाम होता है। जैसे वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे पूरी जाति का, जैसे गाय, बकरी, शेर। जब हम ये शब्द बोलते हैं तो किसी खास गाय के बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी खास शेर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो ये पूरी जाति के लिए लागू होता है, ठीक है। तो वो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति का गुण, दोष, अवस्था बताता है, वो भाव में कहलाते हैं। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, खुशी, ये सब भाव है, ये मन में उमड़ते हैं। तो हम इसमें रेखांकित शब्द के संज्ञा भेद लिखेंगे। हमें इसमें बताना है कि जो वाक्य दिया है और रेखांकित संज्ञा बताई गई है, वो संज्ञा की किस भेद के अंतर्गत आता है। हम जानते ही हैं संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हमें पहचानना है और हमें इसको दोबारा लिखना भी है। पूरा वाक्य हम दोबारा लिखेंगे बच्चों, स्पेस बना हुआ है। हमें सबसे पहले हमें ये लिखना है कि जो रेखांकित, अंडरलाइन को बोलते हैं हिंदी में रेखांकित, अंडरलाइन का हिंदी शब्द है रेखांकित, जिसके नीचे रेखा खींची हो, वो शब्द जिसके नीचे रेखा खींची हो, हमें उसका भेद बताना है और लिखना है। तो पहला वाला वाक्य है हमारा, अमृत लड़ना नहीं चाहता था। अमृत क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि किसी का नाम है। तो हम इसको लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमृत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको खाली जगह पे लिखना है, आप लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरा लिखना है आपको, संज्ञा भी लिखना है। अमृत लड़ना नहीं चाहता था, अमृत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अमृत है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो बच्चों, धड़कन भी संज्ञा है, तो ये किस संज्ञा में आएगा? धड़कन क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। इसको हम लिखेंगे, धड़कन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये अवस्था है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, उसी तरह धड़कन क्या है? अवस्था है। हृदय की एक, दिल की एक अवस्था है। जब व्यक्ति घबरा जाता है तो धड़कनें तेज हो जाए, तो धड़कन लिखेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। पूरा लिखना है आपको, भाववाचक संज्ञा। एक लड़के को शरारत सूझी, तो शरारत भी भाव है बच्चों, ठीक है। शरारत क्या है? भाव है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। शरारत
तो शरारत भी भाववाचक संज्ञा है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कक्षा है जातिवाचक संज्ञा। कक्षा क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। इससे पूरी कक्षाओं का पता चलता है, कोई खास कक्षा की बात नहीं किया है। तो कक्षा जातिवाचक संज्ञा। कक्षा है जातिवाचक संज्ञा। कक्षा है जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। भी गांव के बाहर निकल गए। वह गांव के बाहर, तो गांव इसमें क्या है? जातिवाचक। बहुत सारे गांव होते हैं भारत में, लाखों गांव हैं। तो गांव क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है बच्चों। क्या है? जातिवाचक। इससे सभी गांवों का पूरी जाति, गांव जाति का पता चल गया। अगर कोई गांव का नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। जैसे गांव का नाम रामपुर होता तो हम रामपुर को क्या बोलते? रामपुर। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब गांव है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। तो हम इसको लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। आपको पूरा लिखना है बच्चों, जातिवाचक, और पीछे संज्ञा भी लिखना है। हसन की आंखें भर आई। हसन व्यक्ति का नाम है। ये सब के अब्बा थे, हमें पता है पाठ में। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पूरा लिखना बच्चों, संज्ञा भी लिखना है। इसमें स्पेस बना हुआ है, इसको पेंसिल से करेंगे हम लोग और पूरा लिखेंगे। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि अगर कोई दुविधा हो तो दूर हो जाएगी। रेखांकित शब्दों के संज्ञा भेद लिखो। कौन कौन से थे? पहला है अमृत लड़ना नहीं चाहता था। अमृत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमृत एक बालक का नाम है, खास बालक का नाम है, इसीलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ख, दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। धड़कनें भाववाचक संज्ञा है। ये अवस्था बताती है, दिल की अवस्था बता रही है। तो अवस्थाएं भी भाववाचक संज्ञा में आती, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो ये अवस्था जो है हम संज्ञा के किस में आती है, किस भेद में आती है बच्चों? ये आती है भाववाचक संज्ञा। तो धड़कन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपको पूरा लिखना है, भाववाचक संज्ञा। जगह दी हुई है। ग, एक लड़के को शरारत सूझी। तो शरारत गुण दोष में आ जाता है। तो शरारत क्या है? शरारत भी एक भाववाचक संज्ञा है। एक लड़के को शरारत सूझी, तो इस वाक्य में शरारत क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। इसमें कक्षा संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा सभी, पूरी जाति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो कक्षा जातिवाचक संज्ञा है। आपको पूरा लिखना है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। अगला चलते हैं। अंग, वे गांव से बाहर निकल गए। वे गांव से बाहर निकल गए। इसमें गांव जो है वह भी जातिवाचक संज्ञा है। इससे पूरे गांव जाति का बोध होता है या पता चलता है। तो वे गांव से बाहर निकल गए। यहाँ गांव जातिवाचक संज्ञा है। आपको पूरा लिखना है, जातिवाचक संज्ञा। और हमारा आखिरी
वाक्य है, च वाक्य है। हसन की आंखें भर आई। हसन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये किसी व्यक्ति का नाम था। पाठ में हमने देखा था हसन इसब के अब्बा थे। तो हसन व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है, आपको पूरा लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है, तो इसको हमको अपने नोटबुक में करना होगा। कहाँ करना होगा बच्चों? कॉपी में करना पड़ेगा। पहला हमारा मुहावरा है ठिठक जाना। ठिठक जाना का अर्थ होता है एकाएक रुक जाना। ठिठक जाने का अर्थ होता है एकाएक रुक जाना। तो ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे अर्थ का वाक्य प्रयोग कर देते हैं, जबकि प्रश्न क्या है, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। हमें मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है, उसके मुहावरे का अर्थ का वाक्यों में नहीं प्रयोग करना है। फिर से एक बार ध्यान देना, हमें मुहावरों का वाक्य प्रयोग के लिए कहा जा रहा है, मुहावरे के अर्थ का वाक्य प्रयोग नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला है ठिठक जाना। इसका अर्थ होता है बच्चों एकाएक रुक जाना। बगीचे में सांप को देखते ही बच्चे ठिठक गए। मैं उदाहरण के तौर पर वाक्य बना रहा हूँ, कोई बच्चा इसको नोट नहीं करेगा, इसको समझेगा और अपना ओरिजिनल, अपना स्वयं का एक वाक्य बनाएगा। और ऐसे प्रश्नों को शेयर नहीं करना है, सबको स्वयं करना है। मैं देखता हूँ बच्चे एक दूसरे से कॉपी का फ़ोटो क्लिक करके सेंड करने के लिए कहते हैं। तो होमवर्क जो होता है, ऐसे प्रश्न मैंने उदाहरण के तौर पर बताए जा रहे हैं, वाक्य आपका अपना ही होगा। तो कोई इसको शेयर करके होमवर्क नहीं करेगा, इसको अपने आप ही करना है। मेरे वाक्य को देखो, आपको खुद ही उदाहरण मिल जाएगा। तो ठिठक जाना का अर्थ होता है एकाएक रुक जाना। बगीचे में सांप को देखते ही बच्चे ठिठक गए। भांडा फूटना, दूसरा है भांडा फूटना, भेद खुलना। पुलिस ने चोरों का भांडा फोड़ दिया। पुलिस ने चोरों का भांडा फोड़ दिया। दिमाग में बिजली सी कौंधना, ठीक है। इसमें इसका अर्थ होता है अचानक विचार आना। अचानक विचार आना। तो हमने इसमें पाठ में भी देखा था कि जब इसब के अब्बा आ रहे थे तो दोनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। अब तो फटी कमीज़ से वो देख लेंगे और वे पकड़े जाएंगे। तो अचानक उनमें क्या विचार आया कि क्यों ना कमीज़ें बदल ली जाएं, क्यों ना अपनी कमीज़ें ही बदल क्यों नहीं ली जाएं। तो ये अचानक विचार आया था, तो बिजली सी कौंधी। तो हम लिख सकते हैं, पाठ से ही मैं उदाहरण बता देता हूँ, आपने पाठ पढ़ा ही है। अमृत के दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसने अपनी कमीज़ इसब की कमीज़ से बदल ली। तो अचानक विचार आया बचने के लिए, तो ये लिख सकते हैं। अगला है गला भर आया। इसका अर्थ होता है भावुक हो जाना, ठीक है। गला भर आना मतलब भावुक हो जाना। बेटे को बहुत दिन बाद देखने पर माँ का गला भर आया। इसका अर्थ है माँ भावुक हो गई, ठीक है। आप ऐसे अपने शब्दों में लिखेंगे। खिसक जाना। खिसक जाना एक मुहावरा होता है, उसका अर्थ होता है चुपके से भाग जाना। चुपके से भाग जाना तो बहुत आसान है। पुलिस को देखते ही चोर खिसक गए। पुलिस को देखते ही चोर खिसक गए। तो ये हमने मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया। और इन सब आगे वाले हम लोग देख लेते हैं। कुछ ये है एक्टिविटी के प्रश्न।
कुछ करने के लिए इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। तो कहानी सुनाना भी एक कला होती है। ये आप इसको अपने शब्दों में सुनाना, पढ़ना नहीं। यदि आप अमृत के स्थान पर होते तो क्या करते, लिखो। इसको आपको रफ कॉपी में करना। अगर आप अमृत की जगह होते तो क्या करते, आप भी अपने मित्र की मदद करते, आप उसको मुसीबत के समय नहीं छोड़ते। मित्रता के बारे में बाल पत्रिकाओं में पढ़ो या सुनी कहानी कक्षा में सुनाओ, तो ये आप नेट से पढ़ लेंगे और जब स्कूल खुलेगा तो आपको एक कहानी सुनानी होगी, ठीक है ना। कक्षा में कहानी का अभिनय करो। तो ये अभिनय भी हमारी एक्टिविटी की है, स्कूल खुलने पे एक किया जाएगा। तो हमारा ये अदल बदल पाठ पूरा होता है। कल से हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही।